Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the news headlines for today. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे बहुत हार्ट वार्मिंग न्यूज जो हमें मिली है दैट आपके इंडियन डी गुकेश हैज बिकम यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। नॉट जस्ट दैट एक इंडियन ने इस पर्टिकुलर अचीवमेंट को अचीव करा है, बट एट द सेम टाइम ही हैज बिकम द यंगेस्ट टू बी द वर्ल्ड चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस एंड बिकॉज इट इज गुड फॉर अस इट इज ऑल्सो गुड इनफ टू कम इन योर एग्जाम ऑल्सो। तो लेट्स स्टडी something about D Gukesh and what are India's chess achievement in general। तो यहाँ पे सबसे पहले D Gukesh जो है आपके youngest world chess champions बन चुके हैं। So this one is obviously again a one liner for you। Gukesh Doma Raju और D Gukesh also known as D Gukesh is the youngest world chess champion आपके इंडिया के, नॉट इंडिया बट वर्ल्ड के अंदर में। इससे पहले इन्होंने किसको डिफीट करके ये पर्टिकुलर अचीवमेंट करा है? सो दैट पर्सन इज डिंग लिरेन जो चाइना से बिलोंग करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं तो यू शुड नो दिस कि ये जो पर्टिकुलर फाइनल टूर्नामेंट था ये इन्होंने डिंग लिरेन के अगेंस्ट में फाइट किया था और इन्होंने इनको हरा के अब 2024 में ही हैज बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ही इज अ वर्ल्ड चेस चैंपियन, इसका मतलब वो रैंक 1 भी हो गए हैं। ही हैज वॉन अ टूर्नामेंट जिसको हम वर्ल्ड चेस चैंपियन कहते हैं। जैसे आपका वर्ल्ड कप होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है क्रिकेट के अंदर में वो नंबर 1 टीम भी हो। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता भी तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडिया ही टॉप पे वो हो सकता है सेकंड या थर्ड पे रह जाए और ऑस्ट्रेलिया या कोई और कंट्री आपके टॉप पे हो। तो सिमिलरली हियर इज आल्सो ट्रू कि यहां पे ही हैज बिकम द वर्ल्ड चैंपियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, बट ही इज स्टिल नॉट रैंक 1 इन दिस पर्टिकुलर FIDE आपके रैंकिंग्स के अंदर में। सो अगेन द क्वेश्चन फॉर यू इज कि FIDE की वर्ल्ड रैंकिंग्स में विच इज द नंबर 1 चेस प्लेयर, वर्ल्ड रैंकिंग में रैंक 1 किस प्लेयर की है? सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही इज ऑल्सो द 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। तो हम ग्रैंड मास्टर क्या होता है वो भी हम आज इसको ढंग से पढ़ेंगे, ग्रैंड मास्टर होता क्या है। और ही इज अ 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ चेस। आपको अगेन इफ यू वांट टू आंसर इट यू कैन आंसर कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है अब तक का, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 3rd यंगेस्ट है आपके वर्ल्ड में। तो यंगेस्ट कौन है? आई विल गिव यू हिंट, ही इज एन अमेरिकन बट ही इज एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। उसका नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। 3rd इज विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये बॉडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि गवर्निंग बॉडी कौन सी है स्पोर्ट्स ऑफ चेस के अंदर में। सो वी नो दिस कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसको हम एक्रोनिम में FIDE जानते हैं, जो फ्रेंच एक्रोनिम है इसका। पहले FIDE इसका नाम कुछ और था तो FIDE इसका फ्रेंच एक्रोनिम बनता था, बाद में इसका नाम चेंज करके हमने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कर दिया, बट स्टिल वी यूज द सेम एक्रोनिम FIDE विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और यही सारे इंटरनेशनल कंपटीशन को यहां पे रेगुलेट करता है। इसके बाद बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट चेस वी कैन नॉट कंप्लीट आवर डिस्कशन इन इंडिया विदाउट टॉकिंग अबाउट इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर, ऑब्वियसली आवर वेरी ओन विश्वनाथ आनंद, जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, जो अचीवमेंट इन्होंने 1988 में ही अचीव कर ली थी। एंड इंटरेस्टिंगली डी गुकेश इज नॉट द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन फ्रॉम इंडिया, विश्वनाथ आनंद वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन फ्रॉम इंडिया। और यहां पे ही हैज बीन अ 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। इन्होंने 5 साल तक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को आपका अचीव करके रखा था। इसके अलावा ही इज ऑल्सो इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी विच इज द वेरी फेमस खेल रत्न अवार्ड। जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2021 में हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और विश्वनाथ आनंद हु कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ चेस, ही वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड, बट अगेन he was not the youngest recipient of Khel Ratna Award. So again you can mention it in the comment box कि who is the youngest recipient of the Khel Ratna Award. Okay, तो ये भी आप उसमें आंसर कर सकते हैं। 91-92 में आनंद को फर्स्ट रिसिपिएंट मिला था। इसके अलावा 2007 में he was awarded India's second highest civilian award पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है। भारत रत्न मिलना बाकी है जो सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट रिसिपिएंट उसके बने थे। आई एम नॉट आस्किंग यू दैट, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज
लास्ट ईयर आप हमने इसको बहुत भारत रत्न अवार्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, सो यू शुड नो कि पद्म विभूषण तक इनको मिल चुका है। ओके, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रैंड मास्टर? तो ग्रैंड मास्टर एक टाइटल होता है जो FIDE अवार्ड करता है टू वेरी गुड प्लेयर्स, जो बहुत एक्सट्रीमली गुड प्लेयर्स होते हैं, उन्हीं को चेस के ऑर्गेनाइजेशन ये पर्टिकुलर टाइटल अवार्ड करती है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया एज पर राइट नाउ जिसके लिए आपको ये पर्टिकुलरली रेटिंग्स मिल सकती हैं? तो कई इसके अंदर में आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट आप 2 याद कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि अगर किसी पर्सन को चेस ग्रैंड मास्टर बनना है तो उसको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट होती है कि FIDE की रेटिंग्स होती हैं, जैसे आपको कोई ना कोई स्कोर मिलता है, ऐसे ही FIDE रेटिंग देती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर प्लेइंग, और इसके अंदर में अगर आपकी 2500 प्लस LO रेटिंग्स होती हैं, सो दिस इज अ मेथडोलॉजी जो वो यूज करते हैं। अगर आपकी FIDE रेटिंग्स जो है वो 2500 प्लस होती हैं तो आप चेस ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। तो पहली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके मिनिमम इतने पॉइंट्स होने चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? आपको 3 GM नॉर्म्स आपको फुलफिल करने हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स यहां पे बताए हुए हैं कि ये एक बेंचमार्क है कि अगर आपने ये चीज अचीव कर ली तो आपने नॉर्म अचीव कर लिया, तो अब आप यहां पे इसके लिए एलिजिबल हो। तो आपको ये पॉइंट करना है एंड सिर्फ दोनों में से एक नहीं, दोनों करने हैं। पहला तो आपको 2500 प्लस LO रेटिंग होनी चाहिए, और ये 3 जो GM नॉर्म्स हैं आपको करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला है यू मस्ट स्कोर वेल अगेंस्ट अपोनेंट्स विद एन एवरेज FIDE रेटिंग्स ऑफ अराउंड 2400 प्लस। यानी कि यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये जो पर्टिकुलरली मैचेस हैं आपके जीतने हैं, जिन लोगों के आप जिन अपोनेंट्स के साथ आप कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी FIDE रेटिंग अबव 2400 या उसके आसपास है, यानी वो खुद भी करीब करीब ग्रैंड मास्टर के करीब में है, तो आपका स्कोर उनके अगेंस्ट में अच्छा होना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जीते ही, बट आपका स्कोर जो है, आपका जो प्ले स्टाइल है वो बेटर होना चाहिए। सेकेंड इज एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर ओपोनेंट शुड ऑलरेडी बी ग्रैंड मास्टर्स, यानी कि जो पर्टिकुलरली आपके ओपोनेंट्स है, जो भी टूर्नामेंट्स आप फाइट कर रहे हो, उसमें से 33% और 1/3 जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो ग्रैंड मास्टर्स होने चाहिए। यानी कि एटलीस्ट आपका स्कोर इन लोगों से अच्छा होना चाहिए, जो 2400 प्लस है उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा 1/3 जो लोग हैं, 2/3 हो सकते हैं जो ग्रैंड मास्टर नहीं हो, बट एटलीस्ट 1/3 लोग आपके उसके अंदर में एटलीस्ट ग्रैंड मास्टर्स होने चाहिए। और द टूर्नामेंट मस्ट बी इंक्लूड प्लेयर्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्री। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ग्रैंड मास्टर बन जाए। लेट्स से आप इंडियन है और आप एक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स है 2400 प्लस के, आपका स्कोर भी उनसे अच्छा है और 1/3 वहां पे ग्रैंड मास्टर भी हो, तो जो भी टूर्नामेंट आप फाइट कर रहे हैं उस टूर्नामेंट के अंदर में पार्टिसिपेशन मल्टीपल कंट्रीज से होना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम 1 और 2 कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करनी चाहिए उस टूर्नामेंट में। और उस टूर्नामेंट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप ये 3 GM नॉर्म्स को फुलफिल कर देंगे। तो अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहां पे GM रिक्वायरमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली थर्ड एक रिक्वायरमेंट और है, बट दिस इज नॉट दैट नेसेसरी कि आपको पार्टिसिपेट करना है FIDE अप्रूव टूर्नामेंट्स के अंदर में। यानी कि जो नॉर्म्स आप अचीव कर रहे हैं, FIDE रेटिंग्स आप अचीव कर रहे हैं, दिस वुड ओनली बी कैलकुलेटेड अगर आप FIDE अप्रूव टूर्नामेंट में आते, विच इज वेरी मच लॉजिकल ऑल्सो। कि आप ये थोड़ी ना कि आप खुद अपने फ्रेंड्स के बीच में चेस के टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें और आप यहां पे अपने आप को ही ग्रैंड मास्टर क्लेम करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको FIDE का ग्रैंड मास्टर का टैग चाहिए तो यहां पे आपको FIDE के अप्रूव टूर्नामेंट्स के अंदर में कंपीट करना पड़ेगा। Okay, so these are the requirements if you want to become a chess grandmaster. If anyone wants to become a chess grandmaster, D. Gukesh had already been a chess grandmaster. He was he is the 3rd youngest grandmaster, chess grandmaster of the world. और यहाँ पे अब वो world chess champion भी बन चुके हैं, youngest ever. Okay, but he is not the first one. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अगेन एक हार्ट वार्मिंग न्यूज थी, एक डिसहार्टनिंग न्यूज है। डिसहार्टनिंग न्यूज इज कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट हुआ है टू 5.5% नवंबर आफ्टर न्यू हाई इन अक्टूबर। तो यहाँ पे ऑल्दो रिटेल इन्फ्लेशन कम तो हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखोगे, अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हो, अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हो, यू वुड ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी कम होने को नहीं आ रहा है। इफ यू विल लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ तो है रिटेल इन्फ्लेशन को, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CPI इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, यानी कंज्यूमर लेवल पे क्या महंगाई बढ़ रही है उसको मेजर करने के लिए। और यहां ऊपर फूड इन्फ्लेशन, आप देखोगे कि दोनों के दोनों बहुत ही पैरेलली ही ड्रॉ कर रहे हैं। और रिटेल इन्फ्लेशन में यू कैन सी कि आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत 2023 ऑनवर्ड से ही आपका रिटेल इन्फ्लेशन से ऊपर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फूड इन्फ्लेशन आपका रिटेल इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपका फूड इन्फ्लेशन जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन से ज्यादा चलता आ रहा है सिंस 2023। और आप देखोगे कि दोनों के मूवमेंट सिमिलर है, और ये सिमिलर इस वजह से है बिकॉज आपका जो
रिटेल इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके अंदर में फूड इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड होता है। यानी जब मैं रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता हूं, मैं उसके अंदर में फूड एंड बेवरेजेस या फूड इन्फ्लेशन जो होता है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। अब ये इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज एक आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का होता है और एक आपका होता है यहां पे फूड इन्फ्लेशन के अलावा एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है आपका रिटेल इन्फ्लेशन, और एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। अब जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसके अंदर में मैं इस टाइप के जो फूड इन्फ्लेशन और जहां पर भी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उन मार्केट्स को मैं उसके इन्फ्लेशन के अंदर में क्रॉस चेक नहीं करता हूं। मैं सिर्फ उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जो सबसे ज्यादा कोर फॉर्म करती हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर में मैं इन्फ्लेशन चेक करता हूं, सो दैट मुझे लॉन्ग टर्म या आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे होने वाला है उसका एक सेंस मिल सके। सो रिमेंबर दिस कि जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन होता है, जो कंज्यूमर लेवल का इन्फ्लेशन होता है, उसमें मैं जितने भी मेरे सेक्टर्स होते हैं, जितना मैं कर सकता हूं, उन सबको मैं वहां पे कैलकुलेट करता हूं। अब व्हाट एग्जैक्टली इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली मींस महंगाई, कि आज कंपेयर करूं अगर पिछले साल से इस साल में, तो अगर लास्ट ईयर 100 रुपए की चीज थी, इस साल 106 की हो गई है, यानी मेरी महंगाई दर, मेरी इन्फ्लेशन जो है वो 6% हो चुकी है। देयर इज अ 6% इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो इन्फ्लेशन होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन? तो जो सीपीआई इंडेक्स होता है, इट ट्रैक्स द चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेनी पीपल थिंक कि सिर्फ गुड्स की बात होती है, नहीं, सीपीआई इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की रिटेल प्राइसेस को चेक किया जाता है, विच हाउस होल्ड परचेज फॉर द डेली कंजम्पशन। रोज कंज्यूम करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हम, जो सर्विस हम यूज करते हैं, उन सबको रिटेल प्राइसेस को हम यहां पे ट्रैक करते हैं। नाउ हाउ इज सीपीआई कैलकुलेटेड? सो सीपीआई इज कैलकुलेटेड फॉर अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे मैं रेदर देन सब कुछ ही चेक करता हूं, मैं एक फूड बास्केट, एक सर्विसेज का बास्केट बनाता हूं। एक कोई भी नॉर्मल फैमिली, एक हाउस होल्ड है, जिसके अंदर में वो जो सब आइटम्स यूज करते होंगे, जो सब वो सर्विसेज लेते होंगे, उन सब सर्विसेज को मैं उसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा और मैं उस पर्टिकुलर चीजों की प्राइसेस को वहां पे चेक करूंगा रिटेल में जाके। कि लास्ट पे एक किराना स्टोर पे गया और मैंने वहां जाके चेक करा कि आज मेरे आटे का भाव क्या है, आज मेरे इस पर्टिकुलर दूध का भाव क्या चल रहा है, बाकी दालों का भाव क्या चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स आपके डेली वेयर में, डेली कंजप्शन में यूज होते हैं, उन सबको मैं चेक करूंगा। रेगुलरली सर्विसेज कौन कौन सी ली जा रही है, ट्रांसपोर्ट में मेरा खर्चा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में मेरा क्या खर्चा हो रहा है, अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन लेता हूं उसमें मेरा खर्चा क्या हो रहा है। तो ये सब जो डेली कंजप्शन के आइटम्स होते हैं, उन सबके प्राइसेस को मैं यहां पे क्रॉस चेक करता हूं। हाउ इज सीपीआई कैलकुलेटेड? तो सीपीआई को आप कैलकुलेट करते हो जब आपको रियल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना होता है। तो रियल इन्फ्लेशन जो होता है वो एक्चुअल में महंगाई बताता है एज कंपेयर टू सम कंसिस्टेंट पीरियड। तो फॉर एग्जांपल अभी हम जो बेस ईयर यूज करते हैं वो 2012 यूज करते हैं। तो अगर मैं 2024 में आपको रिटेल इन्फ्लेशन बता रहा हूं, तो आई एम कंपेयरिंग इट विद द इन्फ्लेशन और द प्राइसेस इन 2012। 2012 के कंपैरिजन में 2024 के अंदर में क्या प्राइस, नेक्स्ट ईयर भी जब तक मेरा ये बेस ईयर ये रहेगा, मैं 2012 के प्राइस लेवल के हिसाब से 2024, 25, 26 जब तक मैं इसको रखता हूं, उस बेसिस पे मैं आपकी इसको इन्फ्लेशन बताऊंगा कि 2012 में ये प्राइसेस थी, आज ये हो चुकी है। अब ये चीज क्यों जरूरत है, हम लास्ट ईयर से क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज शॉर्ट टर्म में इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कुछ लोकल रीजन या इंटरनेशनल रीजन या कोई एक अपहीवल या कोई एक बड़ा इवेंट की वजह से आपके प्राइसेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं जनरल। तो मैं एक ऐसे ईयर को चूज करता हूं जहां पे सब कुछ ही नॉर्मल था, जिसको मैं बेस ईयर कॉल करता हूं, और उस बेसिस पे मैं करता हूं। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कि मैं 2020 या 21 को बेस ईयर बना सकता हूं? ऑब्वियसली नो, बिकॉज वो कोविड का ईयर था, उसके अंदर में कुछ सेक्टर्स में कंजम्पशन हो सकता है बिल्कुल जीरो या नेगेटिव चला गया हो, और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर में बहुत एक्सट्रीम कंजम्पशन हो। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जब कोविड पीरियड था तो उस टाइम में कार्स की सेल बिल्कुल जीरो थी, बट आपका हेल्थ केयर या मेडिसिन का जो आपका सेक्टर था वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत ज्यादा बूम था, बिकॉज वहां पे कंजम्पशन बहुत हाई था। तो अगेन इसलिए वो ईयर काम का नहीं है, 2012 काम का है, जहां से मैं इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को मैच कर सकता हूं। अब यहां पे कौन सी बॉडी है जो आपको इन्फ्लेशन का डेटा प्रोवाइड करती है? सो रिमेंबर, सीपीआई इंडेक्स जो है या सीपीआई का इन्फ्लेशन जो है, इट इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो डिफरेंट काइंड के आपके सीपीआई फॉर रूरल, अर्बन कंबाइंड, रूरल प्लस अर्बन कंबाइन एक्सेट्रा को कैलकुलेट करके आपको बताती है। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन। ओके, तो यहां पे रिटेल इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है, 5.5% के ऊपर पे है एज कंपेयर टू लास्ट, अभी प्रीवियस मंथ ओनली, जो 6% के ऊपर भी पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये है आपका रिगार्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, शुड द एग्जीक्यूटिव हैव द पावर टू पार्डन। तो यहां पे इस न्यूज का कंटेक्स्ट ये है कि एज यू कैन सी इन द फोटो, यूएस के प्रेसिडेंट हैं आपके करंटली अभी यही प्रेसिडेंट जो बाइडन, जस्ट लाइक इंडिया, वहां के प्रेसिडेंट के पास में भी क्लीमेंसी पावर होती है, पार्डनिंग की पावर्स होती हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम करा है और उसको जेल जाना है या उसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस को आप खत्म कर सकते हो, उस पर्टिकुलर पनिशमेंट को आप एंड कर सकते हो, सेंटेंसिंग को आप एंड कर सकते हो बाय गिविंग अ जनरल पार्डन। और यहां पे ही हैज डन समथिंग, आई वुडंट से कि इट इज वेरी गुड फॉर द फ्यूचर प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, इट्स सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल। यहां पे इन्होंने यहां पे पार्डन करा है अपने खुद के ही बेटे को, हंटर बाइडन। तो इनके बेटे हैं हंटर बाइडन, इस पर्सन के अगेंस्ट में कुछ एनडीपीएस एक्ट जैसे आपकी इंडिया में ड्रग्स कंजम्पशन एक्सेट्रा को लेके, स्मगलिंग के केसेस और पर्टिकुलरली कुछ ट्रैफिकिंग के केसेस भी इनके अगेंस्ट में है, स्मगलिंग के केसेस इनके अगेंस्ट में है। और यहां पे जो बाइडन, अभी तक इनको प्रूव नहीं हुआ था, केस चल रहा था, जो बाइडन ने, जो प्रेसिडेंट थे वहां के, उन्होंने अपने सन को अपार्ट फ्रॉम 39 अदर पीपल, उनको यहां पे पार्डन कर दिया है। तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा आपका हिंदू में आर्टिकल है पार्ले का, विच इज बेसिकली अ डिबेट। यहां पे दोनों ऑथर्स डिबेट कर रहे हैं एक दूसरे कि क्या एग्जीक्यूटिव यानी कि बेसिकली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिपेंडिंग ऑन हु इज द एग्जीक्यूटिव इन अ कंट्री, क्या उसके पास में पावर टू पार्डन होनी चाहिए। सो फर्स्ट यू शुड नो कि क्या क्या क्लीमेंसीज इंडिया के अंदर में है। तो यहां पे पार्डन वर्ड लिखा हुआ है, तो क्लीमेंसी या पार्डन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम पार्डन वर्ड ही यूज करते हैं फॉर ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ पार्डन्स इन इंडिया। तो क्लीमेंसी या मर्सी में आपके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें सबसे जनरल जो हमें पता है वो होता है पार्डन। व्हाट एग्जैक्टली इज पार्डन? पार्डन का मतलब है कि उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया है, कंप्लीटली रिजॉल्व ऑफ द क्राइम्स, completely removes the punishment and conviction, treating the offender as if the offense had never occurred। यानी यहां पे पूरी माफी मिल चुकी है। अगर आपको जेल भी हो गई, डेथ पेनल्टी भी मिल गई है, अगर आपको पार्डन मिल गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, और इंडिया केस में प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो अब आपको यहां पे कोई भी सजा नहीं होगी। आप एकदम एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री पर्सन हो, आपके अगेंस्ट में जो केस है वो एंड हो चुका है। सेकेंड इज कॉम्यूटेशन। अब कॉम्यूटेशन क्या होता है? कॉम्यूटेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पार्डन या ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्लीमेंसी। तो जब मैं कॉम्यूटेशन की बात करूं लीगल टर्म्स के अंदर में, तो यहां पे मैं जो सीवियर फॉर्म होती है उसको मैं कम्यूट करके चेंज कर रहा हूं एक इजियर, लेस सीवियर फॉर्म के अंदर में। फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी को मैंने कम्यूट कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर में। सो वी हैव सीन दिस एग्जांपल मेनी अ टाइम्स कि कम्यूटेशन की जो पावर है उसमें डेथ पेनल्टी पे जो पर्सन होता है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थर्ड इज रेमिशन। व्हाट एग्जैक्टली इज रेमिशन? रेमिशन इज बेसिकली कि आपकी जो पनिशमेंट है, जो लेट्स से सीवियर है, रिगरस है या आपकी सिंपल है, वो पनिशमेंट का टाइप तो सेम रहेगा बट उसके ईयर्स कंप्लीट कम हो जाएंगे। रिड्यूसेस द ड्यूरेशन, इट्स रिड्यूसेस द ड्यूरेशन फ्रॉम लेट्स से 10 इयर्स टू 5 इयर्स और लेट्स से फ्रॉम 10 इयर्स टू 1 ईयर और 0 ईयर आल्सो। ये हो सकता है कि आपके रेमिशन के अंदर में मैंने आपको पार्डन नहीं दिया है बट यहां पे मैंने रेमिट कर दिया, विच मींस कि आपकी जो टोटल सेंटेंसिंग है उसके ईयर्स मैंने कम कर दिए। फोर्थ इज रिस्पाइट। रिस्पाइट इज बेसिकली टेम्पररी सस्पेंशन। यहां पे आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपकी पनिशमेंट उतने ही साल की है। अगर आपको डेथ पेनल्टी तो डेथ पेनल्टी है, बट मैंने आपको रिस्पाइट दिया, विच मींस मैंने आपकी जो पनिशमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया। सो इट इज पॉसिबल कि आपकी कोई सीवियर पनिशमेंट हो जैसे डेथ पेनल्टी, तो उस पर मैंने आपको रिस्पाइट दे दिया, तो आप जेल के अंदर में तो बट आपको रिस्पाइट मिला। या फिर इट इज पॉसिबल कि आपको जेल जाना था, मैंने आपको रिस्पाइट देके टेम्पररी सस्पेंड कर दिया आपकी पनिशमेंट को, यानी आप कन्विक्ट तो हो चुके हो बट आपका जो जेल टर्म है वो आज से स्टार्ट नहीं हो रहा, आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है फॉर स्पेसिफिक रीजन। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी और इलनेस। रिमेंबर रिस्पाइट की जो पावर होती है ये किसी कंटेक्स्ट में मिलती है। तो जिस पर्सन को रिस्पाइट दिया जा रहा है, अगर उसको कोई इलनेस है, वो प्रेग्नेंट है या कोई और उसके फैमिली इश्यूज हैं, लेट्स से कि उसके पेरेंट्स या उसकी स्पाउस या उसके बच्चे कोई बहुत ज्यादा बीमार है एंड दे माइट डाई आल्सो, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप रिस्पाइट देते हो। एंड फाइनली फिफ्थ इज योर रिप्राइव। रिप्राइव इज डिले और टेम्पररी स्टे ऑन पनिशमेंट। तो लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर कन्विक्ट को यहां पे अपील करनी है, तो उस पर्टिकुलर अपील या रिव्यू के टाइम के लिए आपका जो पर्टिकुलर पनिशमेंट होता है उसको डिले कर दिया जाता है। तो ये बहुत कॉमन होता है डेथ पेनल्टी केस में कि डेथ पेनल्टी से पहले रिप्रीव मिल जाती है आपको। रिप्रीव इज बेसिकली कि ठीक है, जब तक आपका ये केस हेयरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में या प्रेसिडेंट के पास में आपकी पेटिशन पेंडिंग है, उस पर्टिकुलर केस में आप रिप्रीव दे सकते हो। और लेट्स से प्रेसिडेंट के पास में ही आपकी पहुंच चुकी है और आपको बिल्कुल पनिशमेंट देने ही वाले, आपको डेट आ चुकी है, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट आपको रिप्रीव देके टेम्पररी आपकी जो पनिशमेंट होती है उसको सस्पेंड कर सकते हैं।
ओके तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं आपकी क्लेमेंसीज के अंदर में। अब हम आते हैं क्लेमेंसी पावर्स इंडिया के अंदर में क्या क्या है। तो यू शुड नो कि इंडिया में 2 ऑफिसेज हैं मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जिनको हमने क्लेमेंसी की पावर दी हुई है। तो पहला तो है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 72 के अंदर में प्रेसिडेंट को ये पर्टिकुलर हमने पावर दी है कि कोई भी पर्सन है इंडिया में जिसने कोई क्राइम कमिट करा है, इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल, अगर मिलिट्री कोर्ट से किसी को पनिशमेंट दी है तो उस पर्टिकुलर केस में उसके पास में क्लेमेंसी की पावर से प्रेसिडेंट के पास में होती है। सेकंड, अगर कोई यूनियन लॉज हैं, यूनियन पास लॉज हैं, जैसे आपके अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इस टाइप के जो लॉज हैं, अगर यूनियन के लॉज हैं जो पार्लियामेंट ने पास करें उसके अंदर में आपको पनिशमेंट मिली है तो उस पर्टिकुलर केसेस में इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस ऑफ अगेंस्ट यूनियन लॉज, इस पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट के पास आपका केस जाएगा। एंड थर्ड इज इन केसेस वेयर द पनिशमेंट इज अ डेथ सेंटेंस। तो अगर डेथ सेंटेंस का केस है उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी स्पेसिफिकली पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। यानी कोर्ट मार्शल का केस, यूनियन लॉस का केस और डेथ पेनल्टी का जो केस होता है, इन 3 केसेस में जो आपकी क्लेमेंसी की पावर होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। ऑन द अदर साइड वी आल्सो हैव द सेम सिमिलर पावर्स विद द प्रेसिडेंट विद द गवर्नर आल्सो। तो गवर्नर के पास में आर्टिकल 161 के अंदर में यहां पे पावर दी हुई है, बट जो क्लेमेंसी पावर्स आपके गवर्नर के पास में होती है वो होती है ऑन दोज लॉज जो स्टेट लिस्ट के अंदर में, वो वाले लॉज या वो वाले ऑफेंसेस जो स्टेट लिस्ट के अंदर में लिस्टेड है उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपके पास में होती हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंटली उनके पास में डेथ सेंटेंस की पावर नहीं होती है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डज नॉट हैव पावर इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल ऑल्सो। तो ना ही कोर्ट मार्शल के केस में इनके पास में पावर होती है और ना ही डेथ सेंटेंस के केस में इनके पास में पार्डनिंग पावर होती है। रिमेंबर यहां पे पार्डन नहीं कर सकते बट कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्रीव ये वाली जो पावर होती है ये आपके गवर्नर के पास में भी होती है। एट द सेम टाइम ये दोनों पावर तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही गिवन है, बट इसके अलावा आपका जो सीआरपीसी था या आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके पास में भी कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव ये वाली पावर से रिमेंबर पार्डन की पावर कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना किसी पर्सन को, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती, गवर्नर के पास नहीं होती, वो पावर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास में होती है। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के पास में भी कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव की पावर या की पावर इनके पास में होती है। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग क्लेमेंसी पावर्स। आगे मूव करते हैं। सो बिफोर आई गो थ्रू दीज पर्टिकुलर प्लेस नेम्स ऑफ द प्लेसेस व्हिच आर इन यूज, फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर पे क्या करा है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में तीनों जगह पे आपका ये पर्टिकुलर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से क्वेश्चन के अंदर में है। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप फिर से समझ लीजिए। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो आपका 1991 में आया था और यहां पे इश्यू ये आ रहा है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है 1991 का, ये सिंपली ये कहता है कि जो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस करेक्टर, प्लेस ऑफ वर्शिप का जो भी रिलीजियस करेक्टर अगस्त 15, 1947 को था, यानी 15 अगस्त 1947 को अगर प्लेस ऑफ वर्शिप थी जिसको हम एज अ टेंपल यूज करते थे, तो अब उसका रिलीजियस करेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी 15 अगस्त 1947 को जो मॉस्क है वो आज 13 ऑफ दिसंबर 2024 को भी मॉस्क ही रहेगा, आप उसका रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं कर सकते हो। आप कोई भी केस नहीं फाइल करोगे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है जो मॉस्क की तरह यूज करी जा रही इतने सालों से, वो एक एक्चुअल में टेंपल है या एक गुरुद्वारा है या वो बुद्धिस्ट साइट है, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ये आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एकदम क्लियर करता है। इसके अंदर में एक ही एक्सेप्शन था, सो दिस इज एन एक्सेप्शन इनसाइड द लॉ ओनली व्हिच इज बाबरी मस्जिद केस। बाबरी मस्जिद को इसके अंदर में एक्सेप्शन की तरह कॉल किया गया था बिकॉज बाबरी मस्जिद उस टाइम में पहले से ही आपका कोर्ट के अंदर में डिस्प्यूटेड था, यानी उसमें पहले से केस चल रहा था। तो यहां पे ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आए और इन्होंने यहां पे बाबरी मस्जिद के एक्सेप्शन के अलावा बाकी सब का रिलीजियस करेक्टर को सेव रखा है फ्रॉम 15 अगस्त 1947। अब यहां पे होता क्या है, आपका 2022 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है रिगार्डिंग ज्ञान वापी मॉस्क। ज्ञान वापी मॉस्क के अंदर में 2020 में
5 हिंदू वुमेन्स गोज टू द कोर्ट एंड जैसे कि यहाँ पे हमें वर्शिप करने के अंदर एक शिवलिंग है, हमें वहां पे वर्शिप करने की परमिशन चाहिए। तो ये पर्टिकुलर केस जो होता है ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे परमिशन तो डिनाई कर देता है, बट आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वो वहां पे एक ओरल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे ऑल्दो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हम रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे उस रिलीजियस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक नॉन इन्वेजिव सर्वे कर सकते हो। नॉन इन्वेजिव सर्वे क्या है, साइंटिफिक सर्वे क्या होगा यहाँ पे कि जहां तक जब तक मैं खुदाई नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर रहा हूं, जब तक इन्वेजन नहीं हो रहा है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तब तक मैं उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो मैं ये आइडेंटिफाई करने की मेरे पास परमिशन है। यानी मैं एक उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर सकता हूं जो नॉन इन्वेजिव हो। यानी आज की जो टेक्नोलॉजी जैसे लिडार टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप लेजर एक्सेट्रा का यूज करके जमीन के नीचे अगर कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को अलाउ करा और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये जजमेंट दिया इसके बाद में कई ऐसे केस लॉस आ गए। तो यू वुड सी कि जितने भी आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं इसमें से 4-5 जो बिल्डिंग्स हैं वो उनके डिस्प्यूट या उनके केसेस जो हैं आफ्टर दिस जजमेंट ही स्टार्ट हुए। यहां तक कि जो सांभल साई जामा मस्जिद सांभल जो सबसे इंपॉर्टेंट केस अभी चल रहा है इसका जो पर्टिकुलरली आपका केस है वो भी नवंबर के मंथ में ही फाइल किया गया था। इसके अलावा यहां पे अटाला मॉस्क के जौनपुर में मई 2024 में ही इसका सूट फाइल हुआ है। अभी देखिए इसी पिछले साल के अंदर में 6 महीने में आपके सूट्स फाइल होना स्टार्ट हो गए। तो यहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसके अगेंस्ट में अभी तक कई पेटिशंस इसमें भी 2020 में इसके अगेंस्ट में पेटिशन आई कि जो पर्टिकुलर एक्ट है ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। और इनके आर्गुमेंट्स भी है जिनका पहला आर्गुमेंट ये है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है ये जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक फीचर है ये इसको प्रोहिबिट करता है। ये बिकॉज ये यही तो कह रहा है कि कोई भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड कोई भी केस होगा ये कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये तो जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट चला गया कि आप ऐसा कोई केस नहीं ला सकते हो। तो यहां पे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू को तो नहीं आता। दूसरा इनका आर्गुमेंट क्या है कि भाई जो डेट आपने चूज करी है 15 अगस्त ये एक आर्बिट्री डेट है। आपने 15 अगस्त 1947 का क्या पर्पस है, इसका रिलीजियस कैरेक्टर से क्या लेना देना है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज को जो चेंज करा हो 1946 में ही करा गया हो। सो हाउ डज इट मैटर कि यहां पे 15 अगस्त 1947 को जस्ट बिकॉज वी बिकेम इंडिपेंडेंट तो आप इस पर्टिकुलर डेट पे दिस कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। आपको डेट डिसाइड करनी है तो 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी कुछ और डेट्स डिसाइड करिए। व्हाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर डेट, दिस इज आर्बिट्री। तो ये इनके दो आर्गुमेंट्स हैं। इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट ये हो सकते हैं कि आपका जो अयोध्या जजमेंट था उस अयोध्या जजमेंट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना गया है कि ये सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करने वाला लॉ है। सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करने वाला लॉ है जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो कई जगह कई ऑथर्स कह रहे हैं कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया गया है अयोध्या जजमेंट में, विच इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट बिकॉज वहां पे बोला गया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्युलरिज्म को यहां पे अपहोल्ड करता है और सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जैक्टली इसको नहीं बोला गया, बट स्टिल अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करने वाला लॉ बोला है विच इज बेसिक फीचर, सो प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर लॉ को भी अपहोल्ड करेगी। एंड करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो हेयरिंग चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि जितने भी आपके केस लॉस चल रहे हैं, इस टाइप के सूट्स आपके फाइल्ड हैं, वहां पे कोर्ट ने उन केसेस को रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया, विच मीन जो करंटली केसेस हैं उनको इंजंक्ट कर दिया गया है कि उस पर कोई भी आगे इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जो भी नए केस लॉज आ रहे हैं उनमें कोई भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करो, विच मींस इफ अ पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू गो एंड फाइल अ केस कि मुझे इसमें टाइटल सूट फाइल करना है, दे कैन गो एंड फाइल अ केस, बट उसके अंदर में कोई टाइटल नंबर असाइन नहीं किया जाएगा। टाइटल नंबर मतलब उस केस नंबर, कुछ केस नंबर नहीं बताया जाएगा। जब तक कोई टाइटल नंबर नहीं होगा तब तक उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, बिकॉज कोई भी केस को लिस्ट करने के लिए आपके पास उसका टाइटल नंबर होना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला है सिंपली कि आप जाके फाइल कर लीजिए, बट उसकी हेयरिंग जो है उसके अंदर में जो प्रोग्रेशन जो है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद ही होगा जब हम ये चीज डिसाइड कर देंगे। तो यहां पे यही पर्टिकुलर इश्यू चल रहा है। अभी आपका जो पर्टिकुलरली 1-2 महीने में हो सकता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जजमेंट भी आ जाए, तो हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। और यहां पे कुछ आपको रिलीजियस प्लेसेस बताई हुई हैं जो अभी करंटली आपके न्यूज में चल रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर तो है आपकी शाही जामा मस्जिद। शाही जामा मस्जिद आपकी जो संभाल में है। इसके अलावा आपका ऑब्वियसली बाबरी मस्जिद हो ही गया था। बाबरी मस्जिद के बाद आपका ज्ञानवापी मॉस्क जो वाराणसी के अंदर में है, और एक कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड आपका हो जाएगा शाही ईदगाह जो मथुरा में है, मथुरा। तो ये जो पर्टिकुलरली मॉस्क हैं एक्सेट्रा, एटलीस्ट इन सब में से ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी,
शाही जामा मस्जिद आपका संभाल में, ये पर्टिकुलरली आपको पता होने चाहिए। 3 मॉस्क की पोजीशन, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। शाही ईदगाह मथुरा, जो यूजुअली कृष्ण जन्मभूमि के लिए कि दिस पर्टिकुलर टेम्पल हैज बीन बिल्ट ऑन द कृष्ण बर्थ प्लेस, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा बर्थ प्लेस। ज्ञानवापी मॉस्क जो है आपका, ये तो एक्चुअल में शिवा टेम्पल के ऊपर ही बना हुआ है, विच वॉज मेड बाय औरंगजेब। तो ये जो है इनकी हिस्ट्री एक्सेट्रा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इट इज विजिबल, इफ दिस फोटो इज विजिबल टू यू, इंडियन एक्सप्रेस आपके पास है तो उसके एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर में ये आपको फोटोग्राफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको, इसके पर्टिकुलर जो जितने भी मॉस्क दिए हुए हैं आपको, इनके नाम आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। दीज वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, सो तो फाइनल न्यूज इंडियन एक्सप्रेस से आपका जो द वेरी फेमस पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके 9 इयर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं। 12th ऑफ दिसंबर इन 2015, 12th दिसंबर 2015 को आपने पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको फाइनलाइज किया था। और मेजरली आपका ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि पेरिस एग्रीमेंट सक्सेसफुल है या नहीं, और फाइनली इसने यही कंक्लूड करा है कि इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन वॉट एवर इट्स ऑब्जेक्टिव आर। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होने देना है, और हमें ट्राई करना है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं हो। और रिमेंबर, ये जो पर्टिकुलर गोल्स है हमारे 2100, मतलब आज से 70 साल तक के लिए हमें ये पर्टिकुलरली गोल्स को रखना है। बट यहां पे यू कैन सी कि अभी जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, WMO ने जो आपके हॉटेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, इट इज वेरी वेल नोन कि जो 2024 होगा ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देगा। इस साल 1.4 डिग्री सेल्सियस 2023 में हम क्रॉस कर चुके हैं। 2024 का जब डेटा आएगा, जो फाइनल डेटा आएगा जनवरी के अंदर में, उसमें साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी सेड कि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द लिमिट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है 2 डिग्री सेल्सियस की, देयर इज स्टिल होप लेफ्ट। अगर अब भी हम सब लोग इसके लिए अच्छे से वर्क करें तो प्रोबेबली हम कर पाएंगे। बट द बैड न्यूज इज कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज अगेन कम इनटू पावर। लास्ट टाइम व्हेन जब पेरिस एग्रीमेंट आपको ओरिजिनली आया था, तब भी उन्होंने यूएस को इस पेरिस एग्रीमेंट से वापस बाहर निकाल लिया था। नाउ विद जो बाइडेन ने उन्होंने वापस एंट्री कराई, और वापस से देयर आर टॉक्स कि पेरिस एग्रीमेंट से वापस से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को वापस बाहर निकाल लेगा। सो मे बी 2 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो डाउटफुल। एंड सेकेंड बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस पेरिस एग्रीमेंट वाज कि यहां पे वी हैड डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग को हम यहां पे इंक्रीज करेंगे। और यहां पे वी हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैड प्रॉमिस्ड $1 बिलियन पर ईयर टिल 2025। नेक्स्ट ईयर तक आपके 100 बिलियन देंगे, और ये डिसाइड हुआ था 2015 में 2020 से देंगे, और 2020 से 2025 में सिर्फ ये पर्टिकुलर प्रॉमिस 2 टाइम्स इन्होंने पूरी करी है। सो 2 बार ही आपको 100 बिलियन पैसा मिला है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। इसके अलावा इसको आप रिलेट कर सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका COP3 था 1997 में, यहां पे आपने क्योटो COP जो करा था उसमें क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया, और उसमें आपने जो एनेक्चर 1 कंट्रीज थी उन सबके ऊपर पे आपने बाउंडेशन लगा, उनको आपने कुछ टारगेट्स प्रोवाइड करे थे। यू हैव प्रोवाइडेड सम स्पेसिफिक टारगेट्स टू दीज पर्टिकुलर कंट्रीज कि आपको डेवलप कंट्रीज को अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतना रिड्यूस करना है। तो यहां पे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में एक्चुअल में रेदर देन कि यहां पे उनके और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए जाएं, यहां पे इन्होंने मूव करवा दिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और रेदर देन इट बीइंग अ कंडीशन ऑन ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज, इट वाज अ वॉलंटरी ऑब्लिगेशन नाउ ऑन ऑल कंट्रीज। तो यहां पे मैंडेटरी से पहले तो अपने लिए वॉलंटरी करा लिया, और इसके अलावा सिर्फ वॉलंटरी सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज तक हैं, उन सब के ऊपर भी कुछ ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लगा दिए कि ठीक है आप बता दीजिए आप क्या कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अचीवमेंट करेंगे। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के 9 इयर्स हो चुके हैं, और आप जब क्रिटिकल एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे द ऑथर इज क्लेमिंग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है समहाउ इट हैज फेल्ड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन which were there, because अभी जो आपका बाकू अजरबैजान के अंदर में COP29 हुई है, वहां पे भी जो 100 बिलियन की लिमिट है, आपकी जो इंडिया है, आपके जो डेवलप कंट्रीज हैं, दे वांटेड इट एटलीस्ट 1 ट्रिलियन, एटलीस्ट दे वांटेड 1 ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। बट यहां पे डेवलप कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ 300 बिलियन के लिए एग्री कर रहे हैं पर ईयर, दैट इज ऑल्सो बाय 2035। तो 2035 तक वो एग्री कर रहे हैं 300
बिलियन डॉलर पर ईयर देने के लिए, विच इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज ये जो 1 ट्रिलियन की डिमांड है ये हम कंट्रीज ने नहीं करी है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी एग्री करती है कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है, उसको मिटिगेशन में आपको वर्क करना है, अडेप्टेशन में आपको वर्क करना है, तो यू रिक्वायर दिस मच मनी टू फाइनली फाइंड एन आंसर। इसके अलावा कि इसका फेलियर हमें इससे भी पता चलता है कि करंटली आपका आईसीजे के अंदर में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी एक केस चल रहा है, आईसीजे के अंदर में एक केस चल रहा है जो मंतानो और बाकी कंट्रीज ने फाइल करा है थ्रू यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कि आप यहां पे हर कंट्री की क्या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए वो हमें यहां पे बताइए। और आईसीजे के अंदर में अभी करंटली हियरिंग चल रही है कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, तो यहां पे ये एक क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइडेड है इंडियन एक्सप्रेस में। Okay, so student, these were the important news from today's Hindu and Indian Express. In future we are going to cover more news, more important news as and when they arrive. Okay, and in case if you have any doubts, any feedback, you can mention it in the comment box. Also please keep following the 20 GK questions also, because those are also very important for you and they are ready made material for your exam purpose. Okay, with this message I would like to end for today. That's it from my side. Thank you and have a very nice day.